क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है, इससे घबराना नहीं है। कुछ चीज इसमें है जो आपको परेशान करेगा, आपके समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है, पर उसको कोशिश करना है विजुअलाइज करने का। जो विजुअलाइज नहीं हो पाता है आप हमसे कंसल्ट कीजिए, उसको और सिंपल वे में करेंगे। और एक ही चीज है, ज्योमेट्री अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो जितना मेहनत हम करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको करना होगा। एक ही थ्योरम को हम एक बार बनाएंगे, आपको उसको 5 बार बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज। सबसे पहला, पीछे का चीज याद रखना होता है ज्योमेट्री में, क्योंकि पीछे के डेरिवेशन, पीछे के रिजल्ट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, स्टेप आपको याद करना होता है कि कैसे हम किस स्टेप के बाद क्या क्या काम करेंगे। और तीसरी बात कि आपको थ्योरम्स को भी याद करना होता है, क्योंकि एक थ्योरम की मदद से दूसरे थ्योरम को हम लोग बनाते हैं। तो अगर बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग है, मेहनत बढ़िया से कीजिएगा तो ज्योमेट्री पर आपका पकड़ आसान हो जाएगा। नहीं तो कुछ चैप्टर्स के बाद ये क्या आने लगेगा, ज़्यादा टफ होने लगेगा। अभी लाइन्स एंड एंगल्स आ रहा है, आगे ट्रायंगल आएगा, आगे जाइएगा सर्किल आएगा। तो ये चीज़ क्या करेगा, आपके एग्जाम को ज़्यादा टफ करता चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा उन बच्चों को सावधान मैं कर दूं ना जो 9th में होकर बड़े मजे कर रहे हैं। कुछ बच्चा है जिसको लग रहा है ना कि 9th में मजा कर लेते हैं, 10th में पढ़ ही लेंगे, तो उनको मैं एक चीज स्पष्ट बता दूं कि मैथ और साइंस ऐसा है सब्जेक्ट जो आप 1 में पढ़े बिना ना 10th नहीं पढ़ सकते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि अगर आपको 1 2 3 4 नहीं आता तो आज 9th का आप एक भी क्वेश्चन बना पाते, नहीं बना पाते। हम लोग पहले 1 2 3 4 सीखते हैं, फिर 1 1 11 सीखते हैं। बिना 1 2 3 4 सीखे हुए 1 1 11 नहीं सीख सकते हैं, और बिना 1 1 11 सीखे हुए 1 1 जा 1 और 2 6 जा 12 नहीं सीख सकते हैं। तो मैथ और साइंस हमेशा याद रखिएगा सीढ़ी के जैसा चलता है, और इसमें अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अकबर को नहीं पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के बारे में मालूम नहीं चलेगा, एसएसटी में मालूम चल जाता है। बिना अकबर को पढ़े हुए भी गांधी जी को हम याद कर सकते हैं, पर मैथ में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो मैथ साइंस के पेपर को सीरियसली लीजिए। ज्यादा मार्किंग का सब्जेक्ट यही होता है, ये आपको मालूम है। नहीं तो एसएसटी में 4 पेज भी लिख दीजिएगा ना तो 5 नंबर नहीं देने वाला है। हर क्वेश्चन में 5 नंबर नहीं मिलेगा, इसी मैथ और साइंस में मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं यूक्लिड ज्योमेट्री में, बहुत टाइप्स ऑफ लाइन्स के बारे में पढ़े। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, एंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एंगल कहते किसको है। ठीक है, एंगल का डिफिनेशन क्या होगा, लिखिए, ए फिगर फॉर्म, लिखते जाओ, बहुत दर्द करने लगा, अच्छे क्लास हो गया। ए फिगर formed by the combination of two rays, TWO, two rays, रे आप लोग जानते हैं, ये वाला रे, having same initial point is called an angle। एंगल किसको कहते हैं, तो ऐसा फिगर जो दो रेज के द्वारा बनाया जाता है और दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक रे में एक इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरे तरफ एंड नहीं होता है। तो जब कभी दो रे ऐसा मिले कि उसका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो जो फिगर फॉर्म होता है, इसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है एंगल कैसे बनेगा, कभी भी जब दो रे एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा तो उसके वजह से जो फिगर फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस एंगल में बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं। बोलिए,
फिर से बोले, लिखिए, फिर से लिख लीजिए। ए फिगर, बाकी सब मिला के लीजिए। ए फिगर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ two rays, TWO, two rays having same initial point, is called an angle. एंगल किसको बोला जाता है? तो ऐसा फिगर जो दो रेज के कॉम्बिनेशन से बनता है और उन दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। इस एंगल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो है दोनों रेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्म्स ऑफ एंगल या साइड्स ऑफ एंगल। इसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं या साइड्स बोलते हैं। तो एक एंगल में कितने आर्म्स होंगे? दो आर्म्स होंगे या दो साइड्स होंगे, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट होता है जहां से ये रे स्टार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ये कॉमन पॉइंट भी है, ये इसका एंड पॉइंट भी है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। चलिए लिखिए नेक्स्ट डिफिनेशन, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, the common initial point of an angle is known as the vertex of the angle. फिर से सुन लीजिए, the common initial point of an angle is known as the vertex of the angle. कि कॉमन पॉइंट को ही वर्टेक्स कहते हैं। इसी का प्लूरल वर्टिसेस होता है, जो कई कई वर्ड यूज होगा, तो घबराना नहीं है। सिंगुलर वर्टेक्स है, प्लूरल क्या है? वर्टिसेस। नेक्स्ट लिखिए, आर्म्स और साइड्स ऑफ एन एंगल। आर्म्स और साइड्स ऑफ एन एंगल। चलिए तो लिखिए, the rays forming an angle, जिस रे से एंगल बनता है, the rays forming an angle is known as the arms or sides of the angle. फिर से सुन लीजिए, the rays forming an angle are known as आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल, उसके साइड को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एंगल है, तो इसके आर्म्स क्या क्या होंगे? ए बी होंगे और ए सी होंगे। इसका वर्टेक्स क्या होगा? ए होगा। और इस एंगल को कैसे रीड करते हैं? तो आप किधर से भी रीड कर सकते हैं, बस ध्यान क्या देना है कि एंटी क्लॉकवाइज कीजिए या क्लॉकवाइज कीजिए, ये सेंटर में रहना चाहिए। जिस जगह पर एंगल फॉर्म हो रहा है, करने का मतलब वर्टेक्स पॉइंट को सेंटर में रहना चाहिए। तो इधर से कर लीजिए, इस तरह से रीडिंग कर सकते हैं, बी ए सी, हम लोग इसको बोलते हैं एंगल बी ए सी, या इसी को हम दूसरे तरीके से क्या पढ़ सकते हैं? सी ए बी, एंगल सी ए बी। लेकिन ध्यान रखना है, वर्टेक्स जो है ये हमेशा बीच में होगा किसी भी एंगल का नाम लिखते समय, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। किसी एंगल का इंटीरियर क्या चीज होता है? तो इंटीरियर का मतलब होता है उस एंगल के द्वारा जो भी एरिया या पोर्शन छेका जाएगा, कवर किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीरियर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये मेरा सी है, ठीक है। तो इंटीरियर किसको बोलेंगे? इस ए से इस सी को मिला दीजिए इमेजिनरी लाइन से, और इसके बीच में जितना भी पोर्शन आएगा ये सब क्या कहलाएगा? इस एंगल का इंटीरियर कहलाएगा, ठीक है। ये इसका इंटीरियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर कोई पॉइंट होगा तो वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। और इस एंगल के बाद जो बचा, इस एरिया के बाद जो बाहर का पोर्शन बचा,
ये सब ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। और इसमें कोई पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ेगा, कंसीडर करने कहेगा आपको। कंसीडर एन एक्सटीरियर पॉइंट क्यू ऑफ एन एंगल ए बी सी। तो समय आप सोचना नहीं है कि सर कहाँ बना है, पिक्चर तो दिया ही नहीं है, आपको हिंट कर दिया है, आप समझ जाइए कि एक्सटीरियर बोल रहा है, इस रेंज में नहीं लेना है, इसके बाहर लेना है। ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, तो जो रे आप जानते हैं दो रेज के मीटिंग पॉइंट से ये एंगल बनता है। तो अगर आप गौर करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यही रेज यहां से उठकर जब यहां गया तो जितना ट्रेवल किया है ना उसी को आप लोग क्या कह सकते हैं, मेजरमेंट बोल सकते हैं। तो एक रे क्या करता है, जब किसी एंगल को फॉर्म करता है तो जितना ये टर्न करता है इसी टर्न को हम लोग इस एंगल का मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, और एंगल को किस में मेजर किया जाता है, तो जनरली डिग्री में मेजर किया जाता है। ये बात आप जानते हैं पहले से। और इसके कुछ छोटे यूनिट्स भी हैं जैसे कि मिनट और सेकेंड में भी एंगल को मेजर किया जाता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे डिनोट किया जाता है मिनट को। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ऐसे डबल लाइन से भी कहीं कहीं डिनोट आपको मिल जाएगा। आगे जब आप जाएंगे हायर क्लास में भी मिलेगा, हो सकता है 10th में भी ऐसा मिले। तो 3 यूनिट है, डिग्री है, मिनट है, सेकेंड है। डिग्री बड़ा होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स और इक्वल एंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स और इक्वल एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल या इक्वल एंगल किसको कहते हैं, तो जब दो एंगल का मेजरमेंट सेम हो तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ दोनों का मेजरमेंट सेम हो, जैसे 50 डिग्री 50 डिग्री, तो ऐसे दो एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इसके टाइप पर। ठीक है, एंगल्स कितने टाइप का होता है, तो अलग अलग बेसिस पर एंगल को अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम लोग मेजरमेंट के आधार पर देखें तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो बताने का इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम बता चुके। जैसे हम लोग शुरू करते हैं किससे, एक्यूट एंगल से। आपको मालूम है एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, एन एंगल whose measure lies between 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, इज नोन एज एक्यूट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं, एन एंगल whose measure is equal to 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, एन एंगल whose measure lies between 90 डिग्री टू 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, बताइए, बोलते जाओ। हाँ, ऐसा एंगल, बाकी सब बुझा रहा है, सोया हुआ है। जन्माष्टमी के लिए आज से उपवास तो नहीं कर रहा है, मत करियो अभी हाँ, सरस्वती माँ को खुश करने का कोशिश करो। पता चला कि कृष्ण भगवान और दुर्गा माता के फिराक में सरस्वती रूठ जाएगी। यही विद्या ही ऐसा धन है ना जिसको न चोर चुरा सकता है, न डाकू ले सकता है, न राजा छीन सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी को खुश करने का कोशिश कीजिए, ये आ गया आपके पास, सब चीज आपके पास है। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज मेजरिंग बिटवीन 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और लास्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल्स के टाइप हैं, किस बेसिस पर,
उनके मेजर्स के बेसिस पर। ठीक है, और एक स्ट्रेट भी छूट गया ना, एक 80 वाला छूट गया, बॉर्डर छूट गया। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है? एन एंगल उस मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जब भी बनता है ध्यान रखना है कि दो अपोजिट रेज के कॉम्बिनेशन से बनता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री जब भी बनता है दो रेज एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है तभी बनता है। ठीक है, और लास्ट बच गया कंप्लीट एंगल तभी बनता है जब दो रे एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है। यहां से चला घूम के फिर यही पहुंच गया, तो ओवरलैपिंग से क्या बनता है? 360 डिग्री बनता है। नेक्स्ट और भी कुछ एंगल्स के टाइप हैं, जैसे कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है सहयोगी। तो ऐसा दो एंगल्स जिसका सम क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो वैसे दो एंगल्स को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। याद रखिएगा, कंप्लीमेंट्री का मतलब हमेशा दो होता है, एक नहीं। जब भी कंप्लीमेंट्री लिखा हो तो एंगल मत लिखिएगा, एंगल्स लिखिएगा। कॉमन एरर जो बच्चे करते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो एंगल्स the sum of whose measure is 90 degree is known as complementary angles। जैसे A और B दो एंगल है, अगर इसका सम 90 डिग्री हो जाए तो इसको हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और अगर कोई भी कंप्लीमेंट्री एंगल्स में से एक दिया हो और अगर दूसरा निकालना है तो 90 डिग्री में से सीधे उसको माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वैसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और अगर उसमें से एक एंगल दिया हो और दूसरा निकालना हो तो आप हमेशा 180 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसको कहते हैं? एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला। ठीक है, तो दो ऐसा एंगल जिसका एक ही कॉमन वर्टेक्स हो और एक साइड भी कॉमन हो। ध्यान दीजिए, जैसे ये एंगल है, इसी पर हम दूसरा एंगल बना देते हैं। ये इस दो एंगल को अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों एंगल्स का एक तो वर्टेक्स कॉमन है, देख लीजिए ये वर्टेक्स कॉमन है, दूसरा एक आर्म भी कॉमन है। तो ऐसा दो एंगल जिसका वर्टेक्स कॉमन होता है, एक आर्म कॉमन होता है, और तीसरा बात कि दूसरा आर्म जो होगा वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होगा, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। ध्यान में रखना है 3 पॉइंट। पहला क्या? वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, दूसरा एक आर्म कॉमन होना चाहिए, और इस आर्म के बाकी जो दोनों आर्म हैं इस आर्म के अपोजिट में होने चाहिए। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। एंगल बी और एंगल ए, इनको क्या बोलेंगे? दे आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसको कहते हैं? कि दो एंगल्स, पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, समझिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर मतलब लाइन से बना है, एंगल का जोड़ा से अगर कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बन जाए उसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। जैसे देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनाए, इसी पर हम दो एंगल्स बनाए, तो इस दोनों एंगल के वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? तो दो ऐसा एंगल्स जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो, देख रहे हैं, एक वर्टेक्स कॉमन हो, एक आर्म कॉमन हो, और दूसरा आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो। यहां है ऑन द अपोजिट साइड, वर्ड को पकड़िएगा, ऑन द अपोजिट साइड। यहां हम बोल रहे हैं अपोजिट रेज, दोनों में अंतर होता है। अपोजिट साइड का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर ये मिरर है तो एक साइड यहां एक साइड यहां, तो इसमें कहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी,
ऐसा भी इसको कहते हैं अपोजिट साइड्स। लेकिन अपोजिट रेज का मतलब होता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अपोजिट रेज किसको कहते हैं? एक ही वर्टेक्स पर अगर दो रेज ऐसा हो कि 180 डिग्री फॉर्म करे, इसको कहते हैं अपोजिट रेज। तो लीनियर पेयर में और इसमें अंतर होता है, बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का दो प्रॉपर्टी सेम है। इसमें भी देख लीजिए, वर्टेक्स सेम, वर्टेक्स सेम, एक साइड सेम, एक साइड सेम, और तीसरा में जो यहां बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, और यहां बोलते हैं द रेज आर अपोजिट्स। ठीक है, तो लीनियर पेयर तभी बनेगा जब वर्टेक्स कॉमन होगा, एक आर्म कॉमन होगा, और दोनों रेज, बाकी जो बचा आर्म, वो दोनों अपोजिट रेज होगा। ठीक है, और इसका एक एक्सियोम है। एक्सियोम क्या है, उसको याद रखना है कि लीनियर पेयर जब भी बनता है एंगल, तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं हमको ये एंगल और ये एंगल मेजर करना है। कहने का मतलब यहां से स्टार्ट करना है, घूमकर यहां तक आना है। और आप जानते हैं कि ये रे जब अपने अपोजिट पोजीशन पर जाती है तो उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसीलिए ये एक्सियोम माना गया है कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो आप उसको कह सकते हैं, वो जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो आप बोल सकते हैं कि कितना बनेगा? लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। ठीक है, दोनों तरफ से इंप्लाइज बोथ वे। कहने का मतलब है अगर लीनियर पेयर, सॉरी लीनियर पेयर बोलिए या एडजेसेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एडजेसेंट बोल सकते हैं पर इसको लीनियर नहीं बोल सकते। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑल रेक्टेंगल्स आर, सॉरी ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। उसी तरह जितना भी लीनियर पेयर है वो एडजेसेंट हो सकता है, पर सारा एडजेसेंट लीनियर नहीं हो सकता। तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो दोनों लीनियर पेयर कहलाता है। या अपोजिट क्या बोलेंगे, अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर है तो उन एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये दो एक्सियोम है जो आपको याद रखना है। तो लिखिए एक्सियोम 1, एक्सियोम 1 यहां से हमारा अब स्टार्ट होगा। देखिए if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles is 180 degree. ठीक है, फुल स्टॉप। इसी में लिखिए द नॉन कॉमन आर्म of the angles are two opposite rays। ये पहला एक्सियोम हुआ। एक्सियोम क्या बोला? एक्सियोम बोल रहा है कि अगर कोई रे किसी लाइन पर रहता है, ठीक है, और उसके वजह से जो एडजेसेंट एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इस पर कोई एक रे है और इसके वजह से एडजेसेंट एंगल जो बन रहा है उनका सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई रे है तो इनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। और जो नॉन कॉमन साइड है इन एंगल, अब अगर इस एंगल को गौर से देखें तो नॉन कॉमन साइड कौन है? ये और ये दोनों नॉन कॉमन है, क्योंकि ये तो कॉमन है। इस एंगल में भी ये है, इस एंगल में भी ये है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन। हम पढ़े ये कॉमन आर्म हो गया। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है
ये हमेशा अपोजिट होगा एक दूसरे। सेकेंड एक्सियोम लिखिए, एक्सियोम 2, इफ द सम ऑफ two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line। क्या फॉर्म करता है? लाइन फॉर्म करता है। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, कौन हल्ला करने लगा जी? बाप रे, आधा से ज्यादा बच्चा वीडियो बंद करके बैठा हुआ है ना। चलो ठीक है। समझिए, दूसरा एक्सियोम क्या बोलता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि जो नन कॉमन आर्म्स है, नन कॉमन आर्म्स कौन कौन होगा? ये तो कॉमन है, ये दोनों नन कॉमन है। ये नन कॉमन आर्म्स जो है ये क्या फॉर्म करेगा? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। चलिए, अब हम लोग इसी बेसिस पर एक थ्योरम करते हैं। पहला थ्योरम है the sum of all the angles। थ्योरम नंबर 1। या पहले हम टाइप्स को ही देख लेते हैं, तब हम लोग इस थ्योरम को करेंगे। चलिए पहले टाइप्स को ही खींच लेते हैं, समय आज कम है। नेक्स्ट देखिए, एडजेसेंट एंगल हो गया, लीनियर पेयर हो गया। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। शॉर्ट में इसको कहीं कहीं VOA भी लिखा रहता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको कहेंगे? तो दो ऐसा एंगल जो क्या करे, दो जोड़ा अपोजिट रेज का फॉर्मेशन करे, ठीक है। दो ऐसा एंगल्स जिसकी वजह से दो पेयर अपोजिट रेज का फॉर्मेशन हो, उसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। या हम उसको ऐसा भी बोलते हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो आमने सामने का एंगल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। दो स्ट्रेट लाइन, याद रखिए, ऐसा नहीं बना लेना है, ऐसे आया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इसको कह दीजिएगा कि ये अपोजिट है। नहीं, ये अपोजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको गौर से देखें तो दो स्ट्रेट लाइन कहीं से भी नहीं बन रहा, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट का मतलब है ये यहां सीधा जाएगा और ये यहां सीधा जाएगा। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो आमने सामने का एंगल्स फॉर्म होता है वो अपोजिट एंगल्स कहलाता है। और इसमें दो जोड़ा अपोजिट एंगल्स बनता है, टू पेयर्स। एक तो ये और ये, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो चार एंगल्स का फॉर्मेशन हो। और इसमें A और C, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। B और D, इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, जरा एंगल को गौर कीजिए, इस एंगल को और इस एंगल को।
ऐसा दो एंगल्स जिसके फॉर्मेशन से क्या हो, तो याद रखना है स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो, या हम कह सकते हैं पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट लाइंस। देखिए ये रेज इसका अपोजिट ये रे है और ये रेज इसका अपोजिट ये रे है। अगर दो पेयर अपोजिट रेज का फॉर्मेशन हो जाए तब जो एंगल्स होता है उन एंगल्स को भी हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम। तो थ्योरम नंबर 1 लिखिए सब लोग, द सम ऑफ all the angles, the sum of all the angles round a point, the sum of all the angles round a point, किसी पॉइंट के चारों ओर जितना भी एंगल बने उसका सम कितना होता है, इज इक्वल टू, लैंग्वेज में लिखिएगा इक्वल, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये मेरा हो गया थ्योरम 1। अब देखिए कैसे हम लोग किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम तो आपको बता दिए कि ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूफ मांगता है उसको थ्योरम कहते हैं। इसको हमको प्रूव करना है तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, थ्योरम आप लिखिएगा इस तरह से अरेंज करके। उसके बाद इसमें कुछ प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये लिखते हैं कि प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, ठीक है। अगर हम लोग थ्योरम लिख दिए तो यहीं से हो गया, इसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम पिक्चर बनाते हैं तो उन सब में इसका जरूरत पड़ता है। तो अपना स्टेप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूव हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन, कि अगर कुछ जरूरत पड़ा हमको बनाने का, प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो वो कंस्ट्रक्शन हम लोग बना लिखते हैं। जरूरत पड़ जाता है कभी कभी कुछ चीज बनाने का जो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हो और हम उसको बना सकते हैं, उससे क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं हो, उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और लास्ट में हम लोग प्रूफ लिखते हैं। अब सबूत दिखा रहे हैं आपको, सब देख लीजिए, ये सबूत है। जैसे अदालत में कार्यवाही होता है, केस नंबर 20, हाँ क्या क्या है बाबू, सर ऐसा ऐसा केस है दिया गया, हाँ क्या साबित करना है, हम चाहते हैं सर किसको फांसी। चलो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा चीज है जो तुमको दिखाना है, यस सर हाँ ये दिखाना, चलो आप सबूत बताओ क्या क्या ये हुआ मेरा, और लास्ट में सजा दे देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। आपको शो करना है कि किसी एक पॉइंट के चारों तरफ जो भी एंगल्स बनेगा उसका सम 180 डिग्री। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए। तो गिवन में क्या लिखिएगा, लिखिए, पिक्चर भी आप साइड में बना लीजिए, पहले पिक्चर हम बता देते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स बना, कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए, बी सी डी ई, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स बना लीजिए। चलिए गिवन में लिखिए, एक पॉइंट ए दिया हुआ है, ए पॉइंट ए एंड रेज RAYS, रेज AB, AC एंड AD। किसी पॉइंट के आसपास हम 3 एंगल बनाए हैं, एक ये एंगल बनाए हैं, एक ये एंगल बनाए हैं, एक बड़ा एंगल ये बनाए हैं। हमको ये प्रूव करना है कि इन तीनों का सम 360 डिग्री होता है। तो गिवन में क्या लिखे, ए पॉइंट ए एंड रेज ए, एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, ए है, और 3 रेज हमको दिया हुआ है, क्या क्या, AC रे दिया हुआ है, AB रे दिया हुआ है एंड AD रे दिया हुआ है। हमको क्या प्रूव करना है,
इसके चारों तरफ के एंगल का सम, कहने का मतलब इस एंगल बी ए सी प्लस ये एंगल सी ए डी प्लस ये बड़ा वाला एंगल बी ए डी, इन तीनों का सम कितना होता है 360। यही हमको प्रूव करना है। हम कंस्ट्रक्शन क्या कर लिए, हमको ये नहीं पता था, लेकिन हम तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट पढ़े हैं अभी तक एंगल्स। तो हम क्या किए, इसके अपोजिट किसी एक के अपोजिट आप बना सकते हैं। इस रे के अपोजिट एक रे कंस्ट्रक्ट कर लिया। हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट रे ए अपोजिट टू रे एसी। एसी रे के अपोजिट में रे लिखिए दिए, एरो देने की जरूरत नहीं, ठीक है। एई रे के सॉरी एसी रे के अपोजिट में एक रे बना लिए एई। अब अगर हम ये रे बनाए हैं तो जरा गौर कीजिए, ये क्या बन गया, यहां से यहां तक लीनियर पेयर, यहां से यहां तक क्या बन गया लीनियर पेयर, और ये भी क्या बन गया लीनियर पेयर। हम क्या कर लेते हैं, इसको लिखते हैं एंगल दिस प्लस ये वाला छोटा वाला पोर्शन डी ए डी। प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी ए ई, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। रीजन को हम लोग ब्रैकेट में डालते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसीलिए इस एंगल का और इस एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समय कम बचा है, अगर कट जाएगा रिज्वाइन कर लेना है, 2 से 3 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा थ्योरम आपका। ऐसे कोशिश करेंगे इसी में कर दें। दूसरा देखिए, फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ऊपर में ये लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल सी ए बी प्लस, देख लीजिए सी ए बी। अब हम इसको मिटा देते हैं, इस पोर्शन को अब हम भूल जाते हैं, इतने पोर्शन को भूल जाते हैं। क्या देखिए, ये आना सी ए बी और बी ए ई, एंगल बी ए ई, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, तो रीजन सेम है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और अब हम क्या, तो समझ में आ गया आप लोगों को। पहला तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये क्या है, एक रे है उस पर, तो ये लीनियर पेयर बना। तो हम इसका नाम लिए सी ए डी प्लस डी ए ई, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। उसी तरह सी ए बी ये वाला एंगल और बी ए ई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप जानते हैं जब भी दो इक्वेशन को जोड़ा जाता है तो LHS को एक तरफ जोड़ा जाता है और RHS को एक तरफ जोड़ा जाता है। तो एंगल क्या क्या हो जाएगा, सी ए डी प्लस डी ए ई प्लस सी ए बी प्लस बी ए ई, दिस इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब जरा इन एंगल्स को हम अपने दिए गए जो हमको प्रूव करना है उसके जैसा अरेंज कर लेंगे। अरेंज करते हैं बी ए सी या सी ए बी, यहाँ है देख लीजिए बी ए सी, इसको हम इधर ले आते हैं। तो एंगल बी ए सी
प्लस दूसरा चाहिए CAD, यहां पर है CAD, ये भी हो गया। अब क्या क्या बचा, DAE और BAE। अब जरा गौर से देखिए इस एंगल को, DAE ये वाला एंगल और BAE ये वाला एंगल, तो इसको इसमें जोड़ रहे हैं, कहने का मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल हो गया यहां से यहां पर। उसको हम क्या बोल सकते हैं, DAB बोल सकते हैं, ठीक है, या इधर से पढ़े तो BAD बोल सकते हैं। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया, BAD, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यही तो हमको प्रूव करना था, इन तीनों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, हेंस प्रूव। यहां हम लिख दिए हैं, इस जगह पर लिखा गया है, देखिए, ठीक है। इस तरह से थ्योरम को हम लोग स्टेप्स में प्रूव करते हैं। यहाँ पर आलस बिल्कुल नहीं